अस्सलाम वालेकुम, शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरामीम का केस एक मरतबा फिर लगा और चीफ जस्टिस बिलखुसूस स्पेशल बेंच तश्कील देके आज आए, लेकिन आज भी ये मुकदमा ख़त्म नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने जब बहुत सारी चीज़ें देखी तो उन्होंने ख्वाजा हारिस जो इमरान खान के वकील हैं उनसे कहा कि आप ऐसा करें कि जो 2022 के अंदर तरामीम की थी आप अपने आप को वहीं तक महदूद रखें, क्योंकि ख्वाजा हारिस कह रहे थे कि उन्होंने 2022 के बाद जब उसमें तरामीम आई उनको भी चैलेंज किया 2023 वाली, और फिर उसके बाद ऑर्डिनेंस जो है उसको भी चैलेंज किया हुआ है। अब मसला ये है कि ये अगर तो उस पर मखदूम अली खान साहब ने कहा कि जनाब हमने तो अभी 2022 की जो तरामीम है उस पर ही दलाइल दिए हैं, 23 की और ये वाली जो है ये हमने की नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने आज ये एक पोलाइट लहजे के अंदर ख्वाजा हारिस से कहा कि अपना केस वहीं तक महदूद रखें। अब न जाने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को किस बात की जल्दी है, लेकिन साथ ही जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो पिछली समाअत के ऊपर सवाल उठाया था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आने के बाद अब इसकी समाअत फुल कोर्ट को करनी चाहिए। आज उन्होंने जब समाअत ख़त्म हुई तो अपना यही कहा कि मैंने जो ऑब्जेक्शन, फिर उन्होंने कहा नहीं ऑब्जेक्शन नहीं, मेरी जो क्वेश्चन था वो, और फिर मैंने जो ऑर्डर लिखा था, फिर उनका जो मेरा नोट था उसमें मैंने कहा कि चीफ जस्टिस को मैं कहा था कि इसकी समाअत फुल कोर्ट करे जब तक कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं हो जाता। और आज उन्होंने इस बात को रीइटरेट किया और उस पर कुछ नागवारी नासिर साहब चीफ जस्टिस के चेहरे पे आई ज़रूर थी, क्योंकि मखदूम अली खान जो हैं उन्होंने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आने के बाद और फिर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर जो ऑर्डर आया था वो भी उसका बना, और फिर दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान साहब की बेल जो है वो हो गई है और सज़ा मुअत्तल हो गई है। तो मतीउल्लाह जान साहब, ये जो पहले हम आते हैं कि जो सज़ा मुअत्तल हुई है उसके बाद फिर एक खबर आ रही है कि जनाब उनको साइफर की जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा है, अबुल हसनात, जज अबुल हसनात जो हैं उन्होंने जो है वो अपना 30 अगस्त तक उनको जुडिशल रिमांड पे भेज दिया और कहा कि 30 को आप उनको अदालत के अंदर पेश करें। तो ये क्या सूरत हाल बनती जा रही है? सूरत हाल ये है कि अभी तक तहरीरी हुक्मनामा नहीं आया हाई कोर्ट का जो है, और ज़ुबानी तो उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें थी वो मंजूर की जाती हैं, और ज़ुबानी हुक्मनामा के बाद तहरीरी आएगा तो कम से कम तोशाखाना केस में जो सज़ा है उसमें तो इमरान खान जेल से बाहर आ सकते हैं। मगर इससे पहले जैसे आपने ख़ुद बताया कि साइफर के मुकदमे में उनकी गिरफ़्तारी हो चुकी है। 15 अगस्त की गिरफ़्तारी हुई थी, 30 अगस्त तक का रिमांड है और 30 अगस्त कल है, तो कल 30 अगस्त को देखें, वो 15 को तो FIR दर्ज हुई थी ना। जी। और अब 30 अगस्त तक का अगर रिमांड है, कल है, तो कल देखें वो रिमांड में तोसी होती है या नहीं। मगर बहरहाल ये बड़ी कामयाबी है PTI की, और PTI ये बहुत पहले से ये बात कहती रही है कि ये जल्दी फैसला करने वाली इस्तेदाद थी उनकी, और ये जितनी भी ताख़ीर हुई है ये गैर ज़रूरी थी। तो अब देखें वजूहात क्या आती हैं, तफसीली वजूहात क्या आती हैं। और ये मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो एक कोशिश की थी कि पिछले हफ्ते जुमे को इनका फ़ैसला हो जाए 2 बजे से पहले, कम से कम उस कोशिश में सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो कामयाब नहीं हुए। फ़ैसला जो है अपने वक्त पर ही हुआ है और दलाइल सुनने के बाद हुआ है, दोनों अतराफ़ को सुनने के बाद हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये जो फ़ैसला आया है एक हद तक तो ठीक है, मगर इसका ज़्यादा फ़ायदा PTI को इसलिए नहीं होगा कि इमरान खान फिर भी बाहर नहीं आ सकेंगे। मगर एक आई डोंट नो, इसमें पॉलिटिकल विंडिकेशन भी आप इसे नहीं कह सकते, क्योंकि ये सज़ा की मुअत्तली है, फ़ैसला बरकरार है, नाअहली बरकरार है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ सज़ा पे अमल दरामद रोका गया है। तो नासिर साहब, सिर्फ सज़ा पे अमल दरामद रोका गया, ये जो आ रहा है वो पता नहीं ऑर्डर तो नहीं लगता है किसी भी तरह से, जो वो जज अबुल हसनात वाला जो उनसे है, वो जो सीक्रेट एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो अदालत है, तो ये एक सुपरिटेंडेंट टू द सुपरिटेंडेंट करके है, तो ये सुपरिटेंडेंट जेल को नोटिफाई किया गया है एक तरह से कि आज हमने इसका जुडिशल रिमांड पे इसको रखे यहाँ पे। तो इमरान खान साहब तो जेल के अंदर थे, वो किस वक्त अदालत में गए हैं? वो अदालत में आए हैं या जज जो है वो अदालत गया होगा?
कयूम साहब अभी इसके बारे में तो इतनी डिटेल्स का नहीं पता, लेकिन कयूम साहब वो देसी घी में मटन खा रहे हैं, देसी कुक्कड़ खा रहे हैं देसी घी में, आपको क्या मसला है? वो इंजॉय कर रहे हैं। तो खैर जेल की लाइफ इंजॉय की तो नहीं होती, उसमें ज़ाहिर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ही की तरह की होती है, लेकिन उनके पास किताबें भी हैं। यार ये उनका देसी मुर्गा और देसी चिकन और मटन की ये आप जो लोगों है ने ना, ये मजाक बना लिया वैसे। मैंने मजाक बनाया ना, ये मैंने बनाया मजाक। बहरहाल ये रिपोर्ट किसने मांगी थी? रिपोर्ट तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी, सुप्रीम कोर्ट में भी किस चीफ जस्टिस साहब ने मांगी थी, तो और ये चीफ जस्टिस साहब ने नेकी की और उनके आउट साथ? ऑफ ब्लू मांगी थी, विदाउट ये केस सामने भी नहीं था। अब देखना यह कि क्या इस देसी कुक्कड़ वाली रिपोर्ट से बंदियाल साहब मुतमईन होंगे या नहीं, या उन्होंने कंफर्म किया था कि उन्होंने कोई कुकड़ शुकड़ भेजे तो मिले नहीं कि नहीं? लेकिन जो रिपोर्ट पढ़ी गई है उसमें तो यही लेके कि वो मतलब कंफर्टेबल है, मतलब रिपोर्ट पढ़ के मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, हाँ। क्योंकि उनकी जो मिसेज है बुशरा बीबी की जो एप्लीकेशन आई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें तो ये लिखा हुआ है कि उनकी लाइफ को थ्रेट है, इसलिए कि उनकी सेहत भी गिर रही है। और वो किस केस में उन्होंने एफिडेविट किया? ये अच्छा ये भी मजे की बात है वो उन्होंने केस भी शायद यही केस है सिविल एंड सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का जो है जिसमें नहीं नहीं applicant वो है। अपील के ऊपर उस पर लिखा हुआ है अपील, कौन सी अपील? वो जो उन्होंने नासिर साहब एफिडेविट में अपील का लफ्ज लिखा हुआ है ना, तो अपील तो वो तो मिलिट्री एंड जो है ना, पीटीआई ने अपील किया हाई कोर्ट के फैसले के नहीं ऊपर या नहीं क्या जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में तोशा खाना वाला केस है ना, उसकी अपील? जो अगस्त 3 के अपील पे आए हुए थे हामिद ना, खान साहब कहाँ उनके वकील हैं? किस उसमें उनके वकील हैं? वो हामिद खान साहब है, लेकिन उस पे अपील का वर्ड लिखा हुआ है, मैंने खुद पढ़ा हुआ है, क्योंकि वो पिटीशन है, अभी निकाल लेते हैं ना उसको। कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन है ना, तो मेरा ख्याल है उसमें नहीं है, इसमें है। तो इससे फ़र्क वैसे क्या पड़ता है? देसी मुर्गियों ने मिल रही है, सेहत तो ख़राब हो नहीं सकती, तो उसमें तो बुशरा बीबी ने शायद ये कहा था कि उनकी जो मसल्स हैं वो वीक हो रहे हैं और सेहत उनकी गिर रही है। वैसे जो खान साहब को जितना मैं जानता हूँ, कि मैं आपको याद है मैं बनी गाला भी जाता था, उससे पहले भी मैं मिलता रहा हूँ, ही इज़ अ फाइट, वो फाइट करने वाले आदमी, वो फाइट करते हैं और गलत करते हैं सही करते हैं, मुझे इससे बहस नहीं है, लेकिन वो उनकी नर्व्स बहुत स्ट्रांग है, तो ये जेल उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो उसको आराम से गुजार लेंगे। हालांकि ये पहली दफा यानी ये एपेलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर है और फिर ये वो उसमें है जिसमें रिपोर्ट मांगी गई है, हाँ उसी में ही जमा मैं करवाई ये कह रहा हूँ, हाँ, क्योंकि और हामिद खान साहब के जरिए से करवाई हाँ गई। हामिद हाँ। खान के जरिए से कई, क्योंकि बुशरा वो बीबी का कॉन्स्टिट्यूशन affidavit पिटीशन है ना। तो नासिर साहब जो ये रिपोर्ट्स आई हैं और जो ये कहती हैं कि उनके जो है द डिपेंडेंट फाउंड सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द हेल्थ ऑफ पिटिशनर, he appears to have lost weight substantially during the course of his confinement, particularly loss of muscles around his arms. Such a decline in health of a person in his 70s can be a serious danger to his life. लेकिन जो रिपोर्ट आई है उसमें इस तरह की कोई बात नहीं है, उसमें लिखा है कि 5 डॉक्टर अवेलेबल हाँ, हैं, हर डॉक्टर्स तरह हैं की और फैसिलिटी है। उनके नया फैसिलिटी वॉशरूम चेकअप भी बनाया किया गया। जा रहा रिपोर्ट है। में मसल्स का तो कोई जिक्र नहीं है ना कि बाजुओं वाले या कोई मसल जो है यार उनको कोई हार्ट का weak भी तो है कोई या नहीं है। हार्ट का भी कोई वैसे issue नहीं नासिर है। साहब उसके साथ जो है ना उनकी एक मेडिकल रिपोर्ट लगी हुई है, मेडिकल रिपोर्ट जो है वो किसी का पर्सनल मामला है, हाँ वो तो डिस्कस नहीं वो करनी मेरा चाहिए। ख्याल है कि उसको हाँ, डिस्कस मैं ना ही discuss करें नहीं तो करनी ज्यादा चाहिए। बेहतर नहीं सही है, है। ठीक है ना। अच्छा अब आ जाए आज की चीफ जस्टिस साहब को क्या जल्दी है? आज तो मखदूम अली खान आज खुद भी हंस रहे थे और उन्होंने कहा कि ईओबीआई का जो केस है उसका आपने एक मखदूम साहब को छेड़ा कि जनाब आपने बताया था कि आपने हेयरिंग्स गिनने के बजाय आपने ये कहा था कि जी 6 चीफ जस्टिस जो हैं वो बदल गए थे उसके अंदर, उसमें और उसमें मखदूम साहब ने मखदूम कहा साहब ने कि बड़े आप interesting 7वें हैं हाँ, और मखदूम उन्होंने साहब ने- बताया कि ईओबीआई की 67 हेयरिंग्स हुई नहीं थी। नहीं यूबीआई की 65 हियरिंग्स हो चुकी हैं, हाँ। उसमें 6 चीफ जस्टिस इस केस को सुन तब्दील चुके हैं, हुए। और मखदूम खेल साहब सॉरी बंदयाल साहब जो हैं चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब 7वें हैं, और इसमें 7 काउंसिल बदल चुके हैं, और जो ख्वाजा हारिस साहब वो वो छठे छठे थे तो उन्होंने कहा, ये कहने का मकसद है ये तकरीबन वही केस हो चुका है कि जो 2 साल से ज़्यादा हो चुका है ना इसकी हाँ। हियरिंग, इसकी कंटिन्यूसली हेयरिंग हो रही है और हर दफ़ा एक नई एप्लीकेशन आ जाती है। और आज तो वो उन्होंने बताया ख्वाजा हारिस साहब ने कि मैंने तो 2023 की भी चैलेंज की हुई है, जो ऑर्डिनेंस एज वेल एज एक्ट, तो इस पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा था इस तरह से कभी ख़त्म नहीं होगा, तो आप अपने आप को महदूद करें 2022 तक ही, ताकि हम किसी रास्ते पे तो जा सकें। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जल्दी क्या, वो तो अंडरस्टूड है कि उन्होंने नासिर साहब यहाँ पे मेरे एक और गेस्ट हैं, हम उनको ऐड कर लें अगर आप इजाजत दें। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्योंकि हमने आ बहुत गए। सारी चीजें टेस्ट करनी है, ये नए माह के लिए ये भी टेस्ट करना है। नाज़ेब साहब आ गए आप, तो आप बता रहे थे कि चीफ जस्टिस जो है क्यों जल्दी में है?
जल्दी में वो तो अंडरस्टूड है ना कि 16 सितंबर को वो रिटायर हो रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ये जाने से पहले ये कम से कम ये केस तो ख़त्म करके जाए। कम से कम बहुत सारे केसेस उन्होंने लिखने हैं, जजमेंट लिखनी है। और अब तो वो आपको पता है कि वो और मखदूम अली खान साहब जो है उनको लिखने नहीं दे रहे। मखदूम अली खान साहब ने आज 2 एप्लीकेशन भी डाल दी। हाँ। एक में तो बेसिकली यही कहा है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का वेट किया जाए उसके ऑर्डर का, या तो इसको मौखर कर दिया जाए उसके फैसले तक, हाँ, या फिर फुल कोर्ट बनाए। हाँ। तो अभी तो खैर चीफ जस्टिस साहब मुझे नहीं लग रहा कि वो इस मूड में हैं। और आज मंसूर अली शाह साहब ने, जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं जो बेंच के मेंबर हैं, उन्होंने तो उठते उठते भी दोबारा रिक्वेस्ट की कि मैं दोबारा चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको फुल कोर्ट बनाया जाए या वो वेट किया जाए जब तक वो 8 मेंबर बेंच का जो सस्पेंशन ऑर्डर है उसके बारे में कुछ फाइनल डिसीजन ना हो जाए। हाँ, उस हवाले से चीफ जस्टिस अपना जंजीब साहब काफी टची नजर आए। आज उन्होंने तो कह दिया कि आपका क्या ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को हम बंद कर दें। जी, ये भी कहा, और उसके साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने ये भी कहा कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ है, ये हमने तो इस वजह से इस केस के ऊपर, यानी केस थोड़ा सा डिले हुआ कि अटॉर्नी जनरल ने हमें कहा था कि ओवरलैपिंग है बिटवीन रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और को डिफेक्टिव है कुछ चीज, उन्होंने हालांकि डिफेक्टिव का लफ्ज डिफेक्टिव का लफ्ज बोला। बोला चीफ अटॉर्नी जस्टिस, जनरल साहब ने लेकिन तो अटॉर्नी जनरल ने नहीं बोला है ना, ओवरलैपिंग का, ओवरलैपिंग इन्होंने का डिफेक्ट का। डिफेक्ट का। लेकिन हालांकि ये नासिर चीज़ तो साहब की शेर हो understood- गए, उन्होंने तो नहीं, 18 दिन ही रह गए ना खुद खारिज। नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है, शेर हो गए, ये मैं हमेशा से ऐसे ही हूं। बनने को लेकिन सर आप देखें कि अच्छा। रिव्यू ऑफ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर चुकी है, हाँ, तो वो तो मामला ख़त्म हो गया, नंबर 1। नंबर 2, अच्छा, इस पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बड़ी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने मुस्कुराते हुए एक ऑब्जर्वेशन दी कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों के सामने है। तो यानी वो इंडायरेक्ट कह रहे थे कि हम नैब कानून में जो तरमीम है उसके खिलाफ 184(3) का जो केस सुन रहे हैं, इसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर डिस्कशन क्यों हो रही है। अब देखें ना, वो केस जो अभी 8 जजेस ने डिसाइड करना है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब पहले ही ये कह रहे हैं कि ये अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है और इससे जो अदलिया की आज़ादी की जो बुनियादें हैं उससे हिल गई हैं और ये बड़ा ही ख़राब कानून है। आगे उन्होंने कहा पहली मर्तबा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को कानून के जरिए रेगुलेट करने की कोशिश की गई, जिसने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बुनियादें हिला के रख दी, बुनियादें हिला के रख दी। और सेलिएंट फीचर की भी बुनियादें, वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सेलिएंट फीचर ही है ना नाजिर साहब। अब सेलिएंट क्या फीचर क्या में समझाएंगे यार आप, लेकिन सेलिएंट फीचर लेकिन में और कई- भी चीजें और भी है ना। लेकिन कयूम सिद्दीकी साहब, और सेलिएंट फीचर के अंदर तो पार्लियामेंट सिस्टम है ना, Parliamentary उसमें system- लेजिस्लेचर को इख्तियार है कि लेजिस्लेट करे। ये इन्होंने आइन रीराइट करने शुरू कर दिए। कौन सी इस्लामिक वो उस वक्त बेसिक फीचर नहीं याद आया जब खुद 63A के अंदर आइन अमेंड आपने रीराइट कर दिया। आप ठीक ठाक हैं। क्यों जी? अच्छा सर, मैं मतीउल्लाह जान साहब, आपको माइक लगा, आप बोल सकते हैं जो मर्जी बोलना चाहें आप। सर मैं सिर्फ एक कमेंट करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर ऑब्जर्वेशन दी जा रही थी, मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि नैब कानून में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को भी डिसाइड कर दे। डिसाइड कर दे। लेकिन वो 8 मेंबर बेंच है, ये 3 मेंबर चीफ बेंच है। जस्टिस उमर अता नासिर साहब, बंदियाल, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है ना। ये मेरे ख्याल में independence चीफ of जस्टिस judiciary उमर भी अता है। बंदियाल साहब ने जो कमेंट दिए ना, नासिर साहब, 5 अगस्त का फैसला था इनके सामने जो और जिसके सुना ऊपर वो यार, दिया। आप अपनी बात सर, मती साहब बात और सब कर रहे हैं, आप खैरियत है, उनको घर बात में कर सब रहे हैं। खैरियत है, ठीक जबरदस्त, अल्लाह है। का और आज क्या हुआ है फिर केस में? वेरी गुड। अच्छा, आप चले, आप बात करें। मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस बंदियाल साहब जो कह रहे हैं कि ये जो ये उन्होंने जो एक बात की है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से, जो इतने बढ़ चढ़ के रिमार्क्स दे रहे हैं, वो ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि उन्होंने अब दोबारा 8 रुकनी बेंच में नहीं बैठना। हाँ, ठीक है, तो वो अपनी एक राय का एक कैथारसिस कर रहे हैं, एक भड़ास निकाल रहे हैं कि जो बात उन्होंने 8 रुकनी बेंच में बैठ के वो फैसले की शक्ल में नहीं कर सकेंगे, वो जाते जाते कह रिमार्क्स की शक्ल में, जिसको कहते हैं ना सुना देना किसी को कि ऐसे तैसे कर देना, तो वो अब हाँ। कर रहे हैं। अब ज़हनी तौर पे वो दोबारा 8 रुकनी बेंच में नहीं बैठेंगे। और जैसे मंसूर अली शाह के हवाले से जो बात अभी जाज़ेब ने बताई कि उन्होंने कहा कि ये 3 रुकनी बेंच है और हम बैठ के कमेंट कर रहे हैं, तो वो बेसिकली जैसे मंसूर अली शाह ये भी समझाना चाह रहे थे कि यहाँ पे अगर आप माइंड का इजहार कर रहे हैं तो फिर तो ये जो 3 जजेस हैं, इनको जो पहले ही इसका जजमेंट एंड रिव्यू एक्ट में कर चुके हैं, उनको तो 8 जजों में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर उन 3 जजों ने फैसले के जरिए माइंड का इजहार कर दिया है
डिस्क्लोज कर दिया ना। और यहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस आपको यहाँ पे राय नहीं देनी चाहिए, कमेंट्स नहीं देने चाहिए, तो जिन्होंने फैसला दे दिया वो कैसे वो 60 रुकनी बेंच में बैठ सकते हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने जो भी ये बात की है जजमेंट एंड रिव्यू एक्ट के हवाले से कि ये एक ओवरलैपिंग थी, कि गवर्नमेंट मान चुकी है ये ओवरलैपिंग थी। गवर्नमेंट ने तब माना था जब ये जजमेंट रिव्यू एक्ट नहीं आया था, तो उसमें कहा कि हमने थोड़ा सा उसको बेहतर करने के लिए लाए। अब ये जो जजमेंट रिव्यू एक्ट आ गया जब, जिसको इन्होंने बिल्कुल ही गैरानी करार दे दिया, खत्म कर दिया, तो इसका तो मतलब है कि जो भी जो है 1980 वो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी इम्प्रूवमेंट की थी गवर्नमेंट ने वो खत्म हो गई है और ये सारा मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे चला गया है। अब नैब अमेंडमेंट्स को आप ले लें। अब नैब अमेंडमेंट्स के हवाले से ये जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल को बहुत जल्दी है ये फैसला देने की, क्यों है वैसे नासिर? इसकी वजह है ना, देखें उन्होंने क्या कि जी ये 2023 की जो अभी कौन सी जल्दी है यार, 14 महीने हो गए हैं, आप कह रहे हैं अभी भी जल्दी है। मैं आपको बताऊं 2023 की जो तरामीम को मखदूम अली खान ने चैलेंज किया है और उनको मना किया है चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने, अब उसके बाद होगा क्या? ख्वाजा हारिस ने जो चैलेंज किया उसको, उनको चीफ जस्टिस बंदयाल ने मना किया कि आप 2023 के अमेंडमेंट को ना छेड़े। अब उसके बाद क्या होगा? जो 2022 में जो अमेंडमेंट्स की गई थी वो 2023 की अमेंडमेंट्स के जरिए तब्दील हो गई है, कुछ प्रोविजन चेंज हो गई है। अब चीफ जस्टिस उमर बंदयाल 2022 की उन अमेंडमेंट्स के ऊपर जब अपनी जजमेंट देंगे तो वो तो उनकी जजमेंट इनफेक्चुअस हो जाएगी, क्योंकि वो अमेंडमेंट्स तो अब रही नहीं है 2022 वाले में, और 2023 में वो चेंज हो गई है। जैसे इंक्वायरीज क्या है, अरेस्ट क्या है और रिमांड क्या है, वो टाइम पीरियड चेंज हो चुका है। तो जस्टिस बंदयाल 2022 में कैसे जजमेंट दे सकते हैं कि जब में, तो ये कॉम्प्लिकेशन है। और मेरे ख्याल में 2023 के जो अमेंडमेंट्स हैं उनको साथ मिला के देखे बगैर सुप्रीम कोर्ट को कोई ऐसा फैसला ना देना चाहिए कि जिसपे लोग कहें कि यार ये जो फैसला है ये तो इनफेक्चुअस है, क्योंकि 2022 वाली अमेंडमेंट तो चेंज हो चुकी थी। तो बंदयाल साहब ने 2022 वाली को गैरा नहीं तो करार दे दिया है, लेकिन वो तो 2023 में चेंज हो चुकी है। तो ये पहली बार होगा कि कुछ फैसला भी अमेंडमेंट्स आ चुके हैं और वो पेंडिंग है और उनके ऊपर अभी आर्गुमेंट भी नहीं हुए ना दोनों साइडों से। वो चीफ जस्टिस खुद भी मानते हैं कि अगर ख्वाजा साहब आपने ये ऐसा किया तो फिर वो वाजिब होगा हमें कि उनको सुनना, पहले फिर इसके ऊपर सुने, फिर ही फैसला देंगे। तो मैं रिटायरमेंट के बाद ही सुना जाएगा तो मैं भी ऐसे फैसला दूंगा जो मैंने शायद लिख के रखा हुआ है। जो मखदूम अली खान साहब उनको फैसला नहीं करने दे रहे हैं, ये भी एक रुकावट भी आ गई ना, नहीं करना नहीं दे रहे या सुनाने नहीं दे रहे, तैयार तो होगा। हाँ, आज एक बड़े मजे की बात हुई ना, जब ये हुआ ना तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जी देखें ये ख्वाजा हारिस जो हैं उन्होंने जो ट्रस्ट थ्योरी जो है, जो कि जस्टिस जवाद ख्वाजा की जजमेंट की बेसिस के ऊपर है कि जो इख्तियार है वो एक ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट को इस्तेमाल करते हुए उसमें ख़यानत नहीं हो सकती है, तो ये इनका जो है, और ये ख़यानत करना जो है वो बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम है। तो ये जो है इनका पिटीशन का मकसद है, इसका बेसिक थ्रस्ट यही है। और फिर साथ ही कहा कि ये थोड़ा सा ज़रा सा फिलोसॉफिकल है, ठीक है ना, उसके मतलब ये आप लोग तो मखदूम साहब ने कहा कि ये फिलोसॉफिकल कम, ये फ्लूइड ज्यादा है। तो इस पे जस्टिस मंसूर साहब ने कहा था ये फ्लूइड, एक लफ्ज और बोला था वो जहन से निकल गया, लेकिन उसमें ना मंसूर साहब ने एक और बात भी की थी, जस्टिस मंसूर साहब ने, कि उसने कहा कि सपोज लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट पूरे लॉ को ही उड़ा देती तो फिर ये ट्रस्टीशिप का जो कंसेप्ट है उसका क्या बनेगा। तो क्या ये किस किस्म की पिटीशन है, मतलब जिसमें बार बार मखदूम साहब यही कह रहे हैं कि ये सारा का सारा जो है स्पेकुलेटिव है, ये पिटीशन ही स्पेकुलेटिव है, इसमें ये बता नहीं रहे कि कौन सी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स हैं, कोई केस नहीं बता रहे, ये सारा का सारा वो जो फिलॉसफी मफरूजे की बुनियाद के ऊपर वो कह रहे हैं, और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्क्रूटनी की कसौटी है उसको परखने की उस पे। और मखदूम साहब ने जो एप्लीकेशन आज डाली है इसमें एक बड़े मजे की बात की, उन्होंने कहा कि मुझे उतना ही वक्त दें कंसाइज स्टेटमेंट जमा कराने के लिए जितना हमने ख्वाजा हारिस साहब को दिया। और वो कितना दिया? वो तकरीबन 3 महीने था, 14 नहीं काफी लंबा। अच्छा, एक बात हमें देखने की है कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल, मुझे उनके रिमार्क्स से और उनकी आज तक जितनी जजमेंट्स आई हैं, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ हेट्रेड है पार्लियामेंटेरियंस और पॉलिटिशियंस के लिए, और ये हेट्रेड जो है, ये जो नफरत है सियासतदानों के और पार्लियामेंट के हवाले से, उनके आप फैसले उनकी हिस्ट्री आप देख लें, जो भी एमएनएस के हवाले से, एमपीएस के हवाले से जो भी फैसले हैं उसके अंदर मतलब एक जो है ना, ये ट्रस्ट सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस के लिए है, ये ट्रस्ट सिर्फ सियासतदानों के लिए है क्या? ये ट्रस्ट जर्नलों का नहीं है क्या? ये ट्रस्ट जजों का नहीं है क्या? ये ट्रस्ट औरों का नहीं है कि आपने सिर्फ सियासतदानों को तख्ता मश्क बनाया हुआ है?
ये सिर्फ इसलिए कि शायद यूथ में जब एक माइंड फॉर्मेशन की एज होती है, उस वक्त एक ऐसी हुकूमत थी और ऐसा दौर था कि जिसमें शायद सियासतदानों के अगेंस्ट नफरत जो है वो कूट कूट के भरी जा रही थी। के दौर में जब ये बाहर पड़ा करते थे। वैसे भी इमरान खान जिस केस में फंसे हैं, ये वही फॉर्म है ना, इलेक्शन कमीशन का वही फॉर्म है ना जो साकिब निसार साहब ने बनवाई थी। आपको याद है ना डिक्लेरेशन के लिए। तो देखें, मैं वही कह रहा हूँ कि जो आप एक साइड के लिए कर रहे हैं, वही साइड दूसरी साइड भी उसमें फंस रही है। ये काम पार्लियामेंट का है, उसको रहने दें, ये उनका फोटे है उनको। अच्छा ये बताएं नासिर साहब, ये जो सस्पेंड हो गई है, ठीक है ना, इससे क्या वो चीज़ चली गई कि इमरान खान साहब ने घड़ियाँ बेची थी और जो है ना वो किसको बेची थी, ये चीज़ सब वॉश अवे हो जाएगी इससे? तो आज पीटीआई के वकला ने, गौर अली खान से मैं बात कर रहा था, हाँ। उन्होंने ये बात तस्लीम की है कि ये सेंटेंस जो है ना, सेंटेंस वो सस्पेंड हुई है, फैसला सस्पेंड नहीं हुआ। अच्छा मती, हम ये देखते, नासिर साहब एक सवाल है मेरा, जरा गौर से सुनिएगा। हम ये कानूनदानों से सुनते हैं कि जो अपील है इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रायल है, तो क्या हाई कोर्ट के पास जब वो मेन अपील में ये सारी चीजें देखेगी, उसमें अगर वो ये देखती है कि हाँ वाकईतन ऐसा कुछ हुआ है, तो फिर उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, या सिर्फ वो ट्रायल कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर ही रहेगी कि हाँ ये ठीक लिखा या गलत लिखा? देखिए, अपील में तो ट्रायल कोर्ट के फैसला ही अंडर रिव्यू होता है और ट्रायल कोर्ट के फैसले को ही सही या गलत कहा जाता है, मगर हाई कोर्ट के पास ये अख्तियार ज़रूर होता है कि वो हाई कोर्ट सज़ा इन्हांस भी कर सकती है। ये नहीं है कि उसने सज़ा कम ही करनी है या ख़त्म करनी है। मतलब आप कहते हैं कि अगर वो ये देखते हैं कि ये 62(1)(f) के अंदर फॉल करता है, आखिर के अंदर वो देखते हैं जाके, तो फिर क्या हाई कोर्ट जो है वो 62(1)(f) लगा देगी? नहीं, 1F हाई कोर्ट तो नहीं लगाएगी, वो तो एक ऑटोमेटिक है। कोर्ट ऑफ लॉ जो है उसमें ट्रायल कोर्ट भी है, उन्होंने डिक्लेरेशन अगर दे दी है तो 62(1)(f) अप्लाई होगा, लेकिन उसकी 5 साल की नायली है, वो तो ऑटोमेटिक है, उसमें कोर्ट को डिक्लेरेशन नहीं। लेकिन मतीला जान साहब, वो नायली उस दिन से शुरू होगी ना जिस दिन से वो लगेगी और फिर सजा खत्म होने के बाद। अगर ट्रायल कोर्ट की जजमेंट अपहोल्ड हो जाती है तो उसी दिन से ही उसके 5 साल की वो पीरियड शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये सस्पेंड हो जाना, सिर्फ सेंटेंस सस्पेंड होना ये काफ़ी नहीं है और इसमें कोई अखलाकी फतह नहीं है। ये एक कानूनी अबूरी और आर्जी फतह है कि जिसमें जो मुल्ज़म है वो जेल से बाहर आ जाता है, मगर जो उसका बैगेज है वो जेल में ही रह जाता है। स्टिग्मा इज देयर, जो इल्ज़ामात हैं, जो उनके ऊपर चार्जेस हैं, वो जेल में रह जाते हैं। स्टिग्मा इज देयर, स्टिग्मा रहेगा। देखिए, लेकिन अपील में तो ज़ाहिर है वो यही टेक्निकलिटीज़ पे खेलेंगे ना, जो पटिशनर होंगे वो यही कहेंगे कि दाऊद जो सेशन जज हैं उन्होंने टाइम नहीं दिया, उन्होंने हमें सुना नहीं, उन्होंने अपनी जुरिसडिक्शन डिसाइड नहीं की। वो इन चीज़ों में, इस पे वो कभी भी नहीं आएंगे कि क्या बेचे गए तोहफे कि नहीं तोहफे गए, क्या डिक्लेयर किए गए कि नहीं डिक्लेयर गए, इस पे नहीं आएंगे। वो पॉलिटिकल नैरेटिव उनका वो मुख्तलिफ और लॉजिक। हाँ, अदालत ने हमारे हक में फैसला कर दिया, एग्जैक्टली झूठा केस था जी है। हाँ, अच्छा, ये मेरे ख्याल में ऑर्डर भी आ गया है तोशाखाना केस का। चलें बताएं, काफी लंबा ऑर्डर है, हाँ 8 सफ़ात का ऑर्डर है, लेकिन इसकी जो सबसे अहम जो पैराग्राफ है जो आखिरी, उसमें ये कह रहे हैं कि जो ये वो तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जी सज़ाओं की मुअत्तली की जो दरख्वास्त है वो अलाउ की जाती हैं और जो सज़ा सुनाई गई थी 5 अगस्त को उसको सस्पेंड किया जाता है और जो मुल्ज़म है उसकी रिहाई का ज़मानत के ऊपर हुक्म दिया जाता है और वो जो बेल बॉन्ड हैं 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराएंगे और ये डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को ये मुचलके जमा कराएंगे। तो ये तो ऑर्डर है और उसके अंदर इन्होंने जो एक मुख्तसर बैकग्राउंड भी दिया है और लेकिन उससे पहले उन्होंने जो दरख्वास्त गुजार में जो जितनी भी सदा की गई थी उस सारे को दोहराया है और दलाइल दोनों साइड्स के जो हैं वो रिकॉर्ड पे लाए हैं। तो बहरहाल ये एक 8 सफ़ात पर मुश्तमिल। हाँ, ये शेयर भी कर दें आप। जी बिल्कुल। तो ये तो वो अभी तो लंबी चौड़ी होगी ना इसके ऊपर क्या है, लेकिन देखना होगा ना कि किस बुनियाद पे उन्होंने कहा कि बात चीज़ें तो बड़ी ऑब्वियस थी ना, जैसे कि इख्तियार समात था, लेकिन अभी वो मेन अपील के अंदर डिसाइड होना अभी तो ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के, क्योंकि 3 साल और सादा उसमें है। जाज़ेब साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर जो जैसे ये ट्रायल की कंटिन्यूएशन है तो हाई कोर्ट जो है वो अगर देखती है, क्योंकि उसमें हर एविडेंस भी पढ़ी जाती है जब मेन अपील का फैसला हो रहा होता है, उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन भी देखा जा रहा होता है, तमाम डॉक्यूमेंट्स या जो भी एग्जिबिट हुई भी होती हैं शहादतें वो किस कानून के तहत हुई हैं वो भी सारा कुछ देखा जाता है,
तो आप समझते हैं कि अगर हाई कोर्ट ये सारा कुछ देखे और उसमें ये कुछ पता लगे तो हाई कोर्ट फिर अपना कोई डिफरेंट व्यू भी ले सकती है? जी बिल्कुल डिफरेंट व्यू ले सकती है, और जैसे मती साहब ने कहा कि वो सज़ा को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। नहीं, सजा तो कानून के अंदर 3 साल ही है ना उसमें। नहीं, उसमें मज़ीद भी, जैसे ये डिक्लेरेशन की बात है और दीगर जो चीज़ें हैं, तो इसमें अब अहम बात तो ये है कि जो बुनियादी तौर के ऊपर जो एक एतराज़ पीटीआई की जानिब से उठाया गया कि जी तोशाखाना की जो ट्रायल कोर्ट वाली जो कोर्ट है जिसने इस ट्रायल को चलाया, उसने हेस्ट में ये फैसला दिया। तो क्या रिमांड भी कर सकती है मतीउल्लाह जान या जहां से फिर उसके बाद मती आप बताइए? देखिए, अब रिमांड के बारे में तो ये हाई कोर्ट को बहरहाल ये इख्तियार तो है कि वो इस पूरे मामले को दोबारा रिमांड बैक भी कर सकती है, और इसको असर नो दोबारा से भी ये कहा जा सकता है कि वो इसको दोबारा से ट्रायल चलाया जाए, और ये प्रोसेस जो है इसमें इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। मगर कयूम साहब, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर हाई कोर्ट रिमांड का फैसला करती है तो ये बड़ी ही एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं है और ये हाई कोर्ट पहले 2 दफ़ा एक मामला रिमांड कर चुकी है। मतीउल्लाह जान साहब यहाँ पे देखा लोगों के सिविल सूट जो हैं वो सुबह ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते फिर वो नीचे से शुरू करने पड़ते हैं। ये रिमांड जो है ना, सिर्फ अपील की जब हियरिंग होगी तो उसके बाद ये फैसला होगा ना। ये मुअत्तली का तो मामला हो गया, लेकिन रिमांड अगर वो करेंगे तो सिर्फ इस वजह से करेंगे वो एक्सेप्ट करते हुए पीटीआई की उस दलील को कि हमारे जो विटनेसेस को नहीं सुना गया, तो हाई कोर्ट कह सकती है कि ठीक है आप विटनेसेस को, लेकिन वो जो जुरिस्डिक्शन का इशू है वो तय करेगी ना। बड़ी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी मेरे ख्याल में। हाई कोर्ट को आप जो भी करना है खुद फैसला करें, जब दोबारा अगर रिमांड करते हैं तो वो भी बड़ी एक खुद हाई कोर्ट के लिए एक सवाल उठ जाएगा कि हाई कोर्ट पहले 2 दफ़ा रिमांड कर चुकी है, और अगर रिमांड करेंगे तो क्या हुमायूं दिलावर के पास करेंगे, किसी और जज के पास करेंगे, ये फिर नए सवाल खड़े हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में हाई कोर्ट को डायरेक्टली जो है गवाहों की स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करवाने के लिए कमीशन मुकर्रर कर दें। वैसे वो चौधरी परवेज इलाही का एक केस है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एविडेंस भी रिकॉर्ड की हुई है, तो आप मेरे ख्याल में खुद करना चाहिए। क्योंकि ये बार बार रिमांड से तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर फिर जनरली सवाल उठेंगे ना कि आप ये क्या मजाक बनाया हुआ है, 2 दफ़ा रिमांड कर चुके हैं, आप 3 दफ़ा फिर रिमांड कर रहे हैं। नासिर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये 18 दिन कैसे गुजरेंगे? अब ये 18 दिन वैसे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर बता रहा हूं। मालूम है आप क्या पूछना चाहते हैं। नासिर साहब के 18 दिन या आपके? ज़ाहिर है आपके भी बहुत सारी पिटीशंस हैं, बहुत सारी हियरिंग्स हैं, उनके जजमेंट्स लिखी जा रही होंगी, लिख भी चुके होंगे। कौन कौन सी हैं वैसे? मसलन एक तो ऑडियो लीक्स कमीशन की हो गई जिसमें इन्होंने रिक्यूज करना या नहीं, दूसरी उसमें तो मिशन मुकम्मल हो गया ना सर, जजमेंट एंड रिव्यू आ गई, और तीसरी असल चीज तो हियरिंग है। नैब की इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर नैब की हियरिंग कंटिन्यू रही तो मिलिट्री कोर्ट्स वाला तो अभी हियरिंग ही नहीं हो रही, कंक्लूड नहीं है ना, कंक्लूड नहीं हुआ, लेकिन उसकी हियरिंग तो रहती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है जो मेन इंपॉर्टेंट केस है। आप समझते हैं कि वो डिसाइड करेंगे? मेरा तो नहीं ख्याल कि भी वो डिसाइड करेंगे, वो ये छोड़ के जाएंगे। मेरा भी यही ख्याल है कि वो डिसाइड नहीं होगा, वो केस वो नेक्स्ट चीफ साहब टेकअप करेंगे। तो नाज़िर साहब, ये क्यों इस हफ्ते क्यों नहीं बैठ रहे चीफ जस्टिस? ज़ाहिर जजमेंट राइटिंग कर रहे होंगे ना, बहुत सारी जजमेंट्स हैं, अब हम हर चीज़ को तो एकदम नहीं कर सकते ना। बेशुमार केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस जो हमने कवर भी नहीं किए क्योंकि ऑर्डिनरी भी केसेस हैं, और उनके फैसले भी नहीं लिखे हुए। हो सकता है लिख रहे हों या लिखे जा चुके हों या लिखने के मराहिल में हो, जो भी है। नाज़िर साहब, फाइलों का ढेर है, सुना है उनके दफ्तर के अंदर बहुत बड़ा। चलें जी, बहरहाल तो नैब तरमीम के केस में जो है वो कल तक समाअत मुलतवी हो गई है, और उस समाअत के मुलतवी होते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह का ये कहना था कि वो फिर एक दफ़ा चीफ जस्टिस को मशवरा देते हैं क्योंकि ये 184(3) के नीचे है, तो लिहाजा जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं होता इस पर फुल कोर्ट बना दिया जाए या फिर इसको मौखर कर दिया जाए। अब एक छोटा सा सवाल मैं आप दोनों से करता हूँ, आपको लगता है कि कल मंसूर अली शाह साहब इस बेंच में होंगे? मैं आपको यही बोलना चाह रहा था कि मुझे ये मेरी फीलिंग है, शायद ना बैठे। मतीउल्लाह जान साहब, आप बताएं। क्या सवाल दोहरा देंगे? सवाल ये है कि मंसूर अली शाह साहब अपने नोट में भी लिख के कह चुके, आज भी उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को मैं दूसरी दफ़ा कह रहा हूँ, तीसरी दफ़ा बल्कि, क्योंकि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया 46th हियरिंग के ऊपर, उस वक्त भी उन्होंने निशानदेही की थी, लेकिन उस पर मुलतवी कर दी गई। फिर उसके बाद उन्होंने लिख के कहा, आज जो है उन्होंने बेंच के अंदर बैठ के कहा। तो आपको क्या लगता है कि वो इस बुनियाद पर खुद को अलग कर सकते हैं
क्योंकि मखदूम अली खान साहब ने कहा कि कौन सा केस था कि 50 हेयरिंग हुई उसकी और उसके बाद 3 लाइनों का ऑर्डर लिखा था कि नॉट मेंटेनेबल। कि पार्ट एंड मैटर है, अगर मंसूर साहब हट भी जाते हैं तो चीफ साहब किसी और तीसरे जज को बिठा देंगे, लेकिन तीसरे जज को पार्ट एंड मैटर में बिठाते हैं तो रीहियरिंग का चांस है। कम से कम 2 जज जो हैं वो पार्लियामेंट के मंजूरशुदा कानून को नहीं सुन सकेंगे, तो एक प्रॉब्लम तो क्रिएट हो सकेगा। नहीं आप वो तो हो सकेगा, लेकिन क्या जस्टिस मंसूर अली शाह उठेंगे या नहीं उठेंगे, आपका क्या ख्याल है? जो कुछ चीफ जस्टिस उम्मता बंदयाल करने जा रहे हैं तो उस पर तो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को उठ जाना चाहिए। उठ जाए जी। हाँ जी, ये मशवरा है आपका, वैसे आपका ख्याल में मैं कह रहा हूँ ख्याल में, मशवरा नहीं है। सर मेरे ख्याल में तो अब इख्तिलाफी नोट ही आएगा और उठेंगे नहीं। हाँ, और फिर उसके बाद हो सकता है फिर रिव्यू में दाखिल हो और फिर वो इख्तिलाफी नोट जो है वो फिर मेन जजमेंट बन जाए। हाँ, रिव्यू तो आएगा ही ना ऑब्वियसली, तब तक चीफ जस्टिस उम्मता बंदयाल तो शायद रिटायर हो चुके होंगे। हाँ, तो फिर इतनी किताबें खंगालने की क्या जरूरत है, एडजस्ट नहीं कर दें। लेकिन वो एक नैरेटिव भी तो देना है ना, किसी को बयानिया भी तो देना है। तो जनाब शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने की बात।